हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो बेटा, लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। उसमें हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस कर ली थी, दैट इज सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड। ठीक है, जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम लोगों ने डिस्कस की थी, फ्रीजिंग पॉइंट डिस्कस किया था, द टेम्परेचर एट विच some liquid substance या some liquid species gets converted into solid at atmospheric pressure conditions, that is known as a freezing point. और melting point में क्या था? The temperature at which some solid substance gets converted into its liquid form at atmospheric pressure conditions. It is known as a melting point. सो उसी से आगे हम चलेंगे। उसका एक टॉपिक बच गया था, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड हो गया था, अब लिक्विड टू गैस। ठीक है, एंड गैस टू सॉलिड डायरेक्टली। गैस टू लिक्विड कल मैंने बताया था कंडेंसेशन प्रोसेस के बारे में लास्ट वीडियो में। हम आज डिस्कस करेंगे व्हाट हैपेंस व्हेन लिक्विड गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेपर्स and vapor, that is gas phase of a substance, gets directly into solid or solid directly into gas phase। ठीक है, इसके बारे में छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लेते हैं लिक्विड टू गैस फेज, जिसको हम नाम देते हैं वेपोरेशन। इवेपोरेशन, और इसमें एक चीज डिस्कस की जाती है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट सिंपल सा है ये। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सम लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक वो टेम्परेचर कंडीशन जहां पे एक पर्टिकुलर लिक्विड स्पीशीज जो है it starts boiling, that is a liquid starts changing into vapor phase. That temperature is known as a boiling point of that particular liquid. ठीक है, समझ रहे हो नहीं? Clear? That is the temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as boiling point of that particular substance or boiling point that particular liquid। ठीक बेटू, बॉइलिंग जो है इट इज अ बल्क फिनोमेना है। बल्क मींस हमारे पास कोई भी सिस्टम बेटा होता है, एनी सिस्टम, ठीक है, जैसे ये कोई भी हमने एक बीकर ले लिया हुआ है, इसमें ये लिक्विड ले लिया, दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सरफेस, ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है, और एक होता है बीच वाला हिस्सा, सेंटर वाला। तो ये बीच वाले हिस्से को, सेंटर वाले हिस्से को बोलते हैं बल्क। ठीक है, तो बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है। क्या है? बल्क फिनोमिना। मतलब बॉइलिंग ऊपर से नहीं शुरू होती, सरफेस से नहीं स्टार्ट होगी बॉइलिंग। कहां से स्टार्ट होगी? नीचे से शुरू होगी। नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हीट अप करेंगे, वो हीट गेन करेंगे, और द अमाउंट ऑफ हीट दैट इज गेन्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ liquid to gets converted into vapors, that is known as latent heat of evaporation. Latent heat of evaporation. Latent heat of evaporation. ये that is क्या बताओ? The amount of heat that is gained or needed to convert 1 kilogram of a liquid at its boiling point into its vapor state without any rise in temperature, that is known as latent heat of evaporation. Latent heat of evaporation. Is that clear बेटा? हो जाएगा क्लियर? जैसे कल की हमने की थी latent heat of fusion, ये क्या है? latent heat of evaporation है ये, the amount of heat gained। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ कि जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं, यहां पे जो बल्क में पार्टिकल्स हैं, इन्होंने हीट गेन करनी स्टार्ट की। ठीक है, ये हीट गेन करना स्टार्ट करेंगे,
जैसे हीट गेन करेंगे इनमें क्या होगी, मूवमेंट तेज हो जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, समझ लो, क्योंकि इनका टेम्परेचर राइज कर गया, टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, जो इंटर पार्टिकल फोर्सेज हैं लिक्विड्स के वो ब्रेक होने शुरू हो जाएंगे, क्या होने शुरू हो जाएंगे, ब्रेक। अब ये वाले पार्टिकल ऊपर तो आ नहीं सकते क्योंकि ऊपर तो दूसरे पार्टिकल्स भी प्रेजेंट है, नीचे से ऊपर थोड़ा नहीं आएंगे, तो क्या करेंगे, जैसे ये जो नीचे वाले पार्टिकल्स हैं ये जो हीट इन्होंने रिसीव किया है ये आगे वाले पार्टिकल्स को क्या करेंगे, पास करते जाएंगे हीट, इसको बोलते हैं हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर। एक पार्टिकल हीट को गेन करके अपने दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, ऐसे पहुंचते पहुंचते जो हीट है वो सरफेस पार्टिकल, सरफेस मॉलिक्यूल्स के ऊपर पहुंच जाएगी, और सरफेस पार्टिकल्स की जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, दैट इज इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है, इंटर पार्टिकल फोर्सेस जिसको हम बोलते हैं, वो उस हीट की वजह से क्या हो जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे, और वो जो मॉलिक्यूल्स होंगे सरफेस के ऊपर, जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो क्या करेंगे, रिमूव आउट हो जाएंगे एज वेपर्स फॉर्म में, मतलब इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, वो क्या कर जाएंगे, यहां से रिमूव आउट हो जाएंगे, ठीक है। ये बॉइलिंग प्रोसेस होती है। जो इवेपोरेशन है वो सरफेस फिनोमेना है, वेपर्स नीचे से नहीं बनेंगे, बल्क वाले मॉलिक्यूल्स वेपर नहीं फॉर्म करते क्योंकि वो तो नीचे है, वेपर्स कौन सबसे पहले वेपर्स फॉर्म में कौन जाएगा, ऊपर वाले मॉलिक्यूल जाएंगे जो सरफेस के ऊपर होंगे। इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो बेटा घर पे, आप मान लीजिए पानी गर्म करना स्टार्ट किया आप लोगों ने, आप देखोगे जैसे वाटर बॉईल भी नहीं करना है, छोड़ो बॉइलिंग भी नहीं होती है, वेपोरेशन तो पहले स्टार्ट हो जाती है उसकी, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन जो होती है वो कम होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, आप देखोगे अभी वाटर बॉईल करना स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन ऊपर से जिसको आप भाप बोलते हो वो निकलनी स्टार्ट हो गई यूटेंसिल में से, वो बाउल में से भाप वेपर्स जो है वो निकलने स्टार्ट हो गए, वो नीचे से नहीं आए, नीचे से आप देख रहे हो वहां पे कोई चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वो छोटे छोटे बबल्स वगैरह बन रहे हैं, बबल्स किस चीज के बनते हैं, द गैसेस प्रेजेंट इन द लिक्विड, उसके बबल्स बन रहे हैं, जो गैस कंटेंट वाटर में प्रेजेंट है, जैसे ऑक्सीजन, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है, ठीक है, नॉर्मल वाटर में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट होता है, जैसे आप हीट करते हो वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो रिमूव आउट होना शुरू होता है इन द फॉर्म ऑफ बबल्स की फॉर्म में, वो बबल्स उस चीज के बनते हैं बेटू बबल्स, ठीक है। तो सरफेस के ऊपर से वेपर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, तो वेपराइजेशन जो है दैट इज इवेपोरेशन प्रोसेस जो है, इवेपोरेशन वो सरफेस फिनोमेना है, सरफेस फिनोमेना मतलब वो सरफेस से स्टार्ट होता है, ऊपरी सतह जो होती है वहां से शुरू होता है, लेकिन जो बॉइलिंग है वो बल्क फिनोमेना है, बॉइलिंग बीच में से स्टार्ट होती है, कभी भी आप देख लेना, ठीक है, आप जब बॉयल करोगे अपने लिक्विड को, किसी भी लिक्विड को, मान लो वाटर को बॉयल कर रहे हो, तो आप देखोगे कि बॉइलिंग नीचे से ऊपर की तरफ हो रही है, ऐसे ऐसे होती है, इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए इसी को हमने बॉईल करना है तो वो इस तरह से निकलेंगे ऊपर, ऐसे ऐसे बढ़ेंगे ऊपर की तरफ बनते हैं वो, समझ रहे हो, नीचे वाले मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ ऐसे आते हैं, वो कब होता है, जब आप एक्सेस हीट ट्रांसफर करते हो, मतलब अगर स्लो हीट है उस केस में क्या होगा, मॉलिक्यूल धीरे धीरे एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, हीट ट्रांसफर करेंगे फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर, इस तरह से करते करते, लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हो, ठीक है, तो हीट गेन बाय द सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसके द्वारा जो हीट गेन हो रही है वो बढ़ जाएगी, और उसकी वजह से हीट ट्रांसफर तो होगी, लेकिन उन पार्टिकल्स के साथ जो नीचे वाले पार्टिकल है उनके साथ इतनी ज्यादा हीट हो जाएगी कि वो उसकी वजह से उनकी काइनेटिक एनर्जी एक्सेसिवली इंक्रीज करने की वजह से वो ऊपर आना शुरू कर देंगे, फिर बल्क से वो ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। आप देख सकते हो कभी भी कोई चीज बॉयल होती है तो नीचे वाले पार्टिकल्स ऊपर की तरफ आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक बेटा। इस तरह से ये बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन प्रोसेस जो है वो टेक्स प्लेस करती है, और इसमें जो मेन हम फैक्टर को डिस्कस करते हैं वो क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन, लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन एंड सेकंड बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर बेटा, दोनों चीजें क्लियर होगी, ये है आपके पास, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या देखा कि जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो एस्केप आउट होना शुरू हो जाते हैं। किसमें एस्केप आउट होते हैं, एस्केप आउट मतलब निकल जाना,
बच के निकल जाना। कहां पे बच के निकल के वो लिक्विड से गैस फेज में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। और इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर्स from a particular liquid is known as evaporation, and the amount of heat required for evaporation, that is known as latent heat of evaporation. क्या बोलते हैं इसको? latent heat of evaporation बोलते हैं बेटा। is that clear? हो जाएगा। ये तो हो गया solid to liquid, melting, liquid to gas, evaporation, gas to liquid, condensation, ठीक है, एंड लिक्विड टू सॉलिड, फ्रीजिंग, जिसको आप बोलते हैं। नाउ एक चीज और है जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दैट इज प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन एंड प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होगी, सॉलिडिफिकेशन होगी, वो तो हो ही गया। सॉलिडिफिकेशन वही फ्रीजिंग जिसको हम बोलते हैं, बाकी फ्यूजन भी हो गया सॉलिड टू लिक्विड। तो एक ही बची आपके पास प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, आपके पास ये तीन स्टेट्स है, लिक्विड, सॉलिड, गैस। मैं एक लाइन में नहीं लिखूंगा क्योंकि अब तीसरा फैक्टर आ रहा है, लाइन वाला खत्म हो गया एक सीक्वेंस में। सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, इसको बोलते हैं फ्यूजन। प्रोसेस ऑफ फ्यूजन होती है व्हेन पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, वो होगी आपकी फ्यूजन। जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, इसको फ्रीजिंग बोल देते हैं या सॉलिडिफिकेशन बोल देते हैं, कुछ भी बोल सकते हो। सॉलिडिफिकेशन, ठीक बेटा। सॉलिड टू लिक्विड फ्यूजन, लिक्विड टू सॉलिड सॉलिडिफिकेशन, फर्स्ट प्रोसेस जो हमने कर ली हुई है। अब लिक्विड टू गैस जो अभी डिस्कस की, कौन सी? इवेपोरेशन। ठीक है। अब गैस टू लिक्विड, गैस टू लिक्विड कल बताया था मैंने क्या होती है, कंडेंसेशन। वही एग्जांपल जब हम एक हॉट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक उसको ऊपर से कवर कर देते हैं, जो कवर होता है उसके नीचे, कवर के नीचे वाला पोर्शन जो होता है उसके ऊपर लिक्विड ड्रॉपलेट्स इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, वाटर ड्रॉपलेट्स जिसको हम बोलते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होती है, कंडेंसेशन होती है। द प्रोसेस इन व्हिच गैसियस पार्टिकल्स कंडेंसेस, कंडेंस होता है इकट्ठे होना, एक साथ एक दूसरे के साथ जुड़ जाना, कंडेंसेस या combine with each other to form the liquid state, that is known as condensation. ठीक बेटू। अब जो अभी डिस्कस करने वाले हैं वो है ये सॉलिड टू गैस एंड गैस टू सॉलिड। तो जब सॉलिड टू गैस, जब डायरेक्टली कुछ सब्सटेंसेस, कुछ स्पीशीज हमारे पास ऐसे होते हैं जहां पे डायरेक्ट कन्वर्जन होती है बेटा। डायरेक्ट कन्वर्जन कैसे? सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा या गैस सीधी आपकी किसमें, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पहले सिंपल सा लेते हैं सॉलिड टू गैस। सॉलिड टू गैस प्रोसेस, व्हेन पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, उसको प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन बोलते हैं बेटा इसको, क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्टली इनटू गैस फेज या गैसियस फॉर्म, दैट इज नोन एज सब्लिमेशन। एग्जांपल्स कौन सी बोलोगे, याद करिए, थोड़ा सा दोहराइए। हम नॉर्मली यूज करते हैं घरों में ऐसी चीजें जो सॉलिड होती हैं पहले, लेकिन बाद में वो उड़ जाती हैं, ऐसे हवा में गायब हो जाती हैं, उनका लिक्विड बनता है, कुछ भी नहीं। याद है? नहीं आ रहा? नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन बॉल्स देखिए, नेप्थलीन बॉल्स, नेप्थलीन एक्चुअली केमिकल नेम है। अब और ज्यादा सिंप्लीफाई करो, वो वाइट कलर की टैबलेट्स, ठीक है, जो हम लोग कपड़ों में रखते हैं, याद आ गया होगा। अब तो कपड़ों में रखते हैं, जैसे बेड में रख देते हैं, ठीक है, व्हाइट कलर की होती हैं बॉल टाइप, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं वो,
ठीक है, वो होती है नैप्थेलिन, जिसको फर्नेल बोलते हैं, फर्नेल फर्नेल बोली जाती है ना, एक्चुअली वो नैप्थेलिन होती है। नैप्थेलिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा। तो जैसे ही आप उसको रखते हो, ठीक है, वो लिक्विड नहीं बनता, वो डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती है, गैस फेज में, धीरे धीरे करके गैस फेज में बढ़ जाती है और फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करवाती है, एज वेल एज एंटी माइक्रोबियल होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह या थोड़े बहुत मैक्रो ऑर्गेनिजम्स वो भी डेवलप नहीं होते, कपड़ा सेफ रहता है। वो क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस है बेटा। क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस। इसी तरह से हमारे केमिकल्स में अमोनियम क्लोराइड सब्सटेंस होता है, अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली सब्लिमेट हो जाता है, सब्लिमेशन होती है उसमें भी। कैंफर ले लो, कैंफर जानते हो, कपूर, वो जो पंडित लोग वो होते हैं ना, पंडित जब वो डालते हैं हवन की अग्नि जलानी होती है, ठीक है, तो उसमें कपूर के साथ आग लगा के वो नीचे रख देते हैं, वो क्या होता है, कैंफर बोलते हैं उसको। वो भी डायरेक्टली गैस सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली। इस तरह से और सब बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है। गाड़ियों में आप लोग रखते हो फ्रेशनर्स, एयर फ्रेशनर्स रखते हैं ना गाड़ियों में, तो वो भी ऐसे ही होता है, सॉलिड वाले जो जेल वाले होते हैं वो वाले, तो उनमें भी ऐसे ही होता है, वो सॉलिड होते हैं, बाद में सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होते। आयोडीन होती है, आयोडीन देखी होगी आप लोगों ने, कई जने आप में से, तो आयोडीन में भी ऐसे ही होता है, वो सॉलिड होती है लेकिन डायरेक्ट जब उसको थोड़ा सा बाहर रखते हैं तो वो डायरेक्टली गैस फेज में कन्वर्ट हो जाती है। ये सारी प्रोसेसेस कौन सी हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहलाती है। क्या कहलाती है, सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। और एक और होती है जिसमें हम लोग गैस से डायरेक्ट सॉलिड में जिसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, गैस टू सॉलिड, ठीक है, ये भी एक सब्लिमेशन ही कहलाती है लेकिन रिवर्स होती है ये। इसमें कौन सी एग्जांपल दोगे, हम गैसेस को कंप्रेस करते हैं हाई प्रेशर के ऊपर एंड लो टेम्परेचर कंडीशन, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशन के ऊपर जब गैसेस को कंप्रेस किया जाता है देन दे गेट सॉलिडिफाइज। क्या हो जाती है, ये सॉलिडिफाइड हो जाती है। इनमें एग्जांपल ड्राई आइस, कौन सी, ड्राई आइस, नाम सुना है ड्राई आइस, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड CO2, ये तो पता ही होगा CO2 के बारे में आपको, सॉलिड CO2। ड्राई इसलिए बिकॉज इट डज नॉट कॉज वेटनेस, इट डज नॉट हैव एनी वेटिंग प्रॉपर्टी, अगर हाथ में पकड़ोगे हाथ गीला नहीं करती है, समझ रहे हो, इसलिए इसको ड्राई नाम दिया गया। आइस इसलिए क्योंकि जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो आइस से भी ज्यादा होता है, मतलब आइस टाइप होती है, बर्फ की तरह, इसलिए इसको नाम दिया गया ड्राई आइस। सो ड्राई आइस इज नथिंग एल्स बट इट इज अ सॉलिड CO2, सॉलिड CO2, ठीक है बेटू। इसको यूज किया जाता है प्रिजर्वेशन वगैरह में, जो ये हमारे पास कोल्ड स्टोर वगैरह होते हैं ना, या जहां भी हमने चीजों को बैक्टीरिया वगैरह से बचाना होता है, लो टेम्परेचर कंडीशन चाहिए होती है, जहां पे हम सिंपल आइस यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर से बचानी होती है, तो वहां पे हम CO2 का यूज करते हैं, फिर उस केस में सॉलिड CO, ड्राई आइस का यूज करते हैं। इसका कूलिंग इफेक्ट आइस की तरह ही होता है, आइस से भी ज्यादा होता है, इसकी कूलिंग ज्यादा होती है, ठीक बेटा। ये वेटिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करती, सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, सॉलिड CO2 सीधी कार्बन डाइऑक्साइड गैस कंटेंट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है बेटा। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन, इसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। एंड हाउ इट चेंजेस विद इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो पहले वाला क्या था जिसमें आपने बॉइलिंग की, फ्रीजिंग की, मेल्टिंग की, वो कौन सा था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ये सेकंड कौन सा है, यहाँ पे कौन सा अप्लाई होता है, ये सेकंड फैक्टर जो कल हमने एक किया था, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। आप कौन सा, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट ऑफ कौन सा, प्रेशर। ये प्रेशर इफेक्ट पड़ता है बेटा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर की बात हो रही है, क्लियर। सो व्हेन अप्लाइंग हाई प्रेशर at low temperature conditions, gases like CO2
can be directly converted into solid form. ठीक बेटू, this is how the pressure helps in changing the state of matter, changing the state of matter। इस तरह से हम लोग इसको करते हैं। क्लियर बेटा, हो जाएगा। सो इन दिस वे you can explain the concept change in state of matter, that is matter can change in its state either of the three states, solid, liquid or gas, but upon two conditions। which two conditions? First temperature condition and second pressure condition। is that clear? Means two major factors in the presence of which a particular state of matter can change into another state, that are temperature and pressure conditions। okay बेटा, ठीक है। this is all about the topic कौन सा? can matter change its state or change in the state of change of state of matter। ये आपका पूरा कंप्लीट टॉपिक बेटा हो गया यहां तक। ठीक है बेटा, अब इससे रिलेटेड कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है आपके, पेज नंबर नोट कर लेना आप लोगों ने। 4 क्वेश्चन है अगेन बेटा, ये पेज नंबर है 9, पेज नंबर 9 के ऊपर 4 क्वेश्चन है बेटू। ठीक है, जो टॉपिक हमने इस वीडियो में और प्रीवियस लेक्चर 6 वाले वीडियो में जो डिस्कस किया, इनसे रिलेटेड 4 क्वेश्चन हैं आपके पेज नंबर 9 के ऊपर। ठीक है, ये भी साइड बाय साइड देख लीजिए, हम डिस्कस कर लेते हैं। आपने इनको असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर कवर कर लेना है। ठीक है बेटा, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। वही जो कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, 2 रिलेशनशिप डिस्कस किए थे ना, रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट स्केल एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन स्केल। तो जो पहले 2 क्वेश्चन हैं, ठीक है, पेज नंबर 8 के 9 के ऊपर जो पहले 2 क्वेश्चन है वो कन्वर्जन है, वही फॉर्मूले सेम आपने अप्लाई करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको केल्विन टेम्परेचर दिया है, मतलब टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल वो आपको गिवन है, आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू डिग्री सेल्सियस स्केल में। ठीक है, डिग्री सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करना है। और बेटा सेकंड आपके पास डिग्री सेल्सियस स्केल में गिवन है और आपने इसको सॉरी चेंज नहीं है, एक क्वेश्चन है बड़ी द फिजिकल स्टेट, हाँ फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर बतानी है आपने। सेकंड क्वेश्चन है फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो वो बोल रहा है 250 डिग्री सेल्सियस। 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वाटर की कौन सी स्टेट होगी बेटा? गैस फेस होगी। कौन सी होगी? गैसियस स्टेट, वेपर स्टेट में एग्जिस्ट करेगा वो। क्लियर बेटो? दूसरी बात एट 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 100 डिग्री के सेल्सियस के ऊपर वेपर फेस हो जाएगा वो। यानी आप ये बोलोगे कि 250 डिग्री के ऊपर गैस फेस और 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बॉइलिंग स्टार्ट होती है वहां पे। ठीक है, तो लिक्विड और वेपर फेस दोनों में कंबाइन। एग्जैक्ट आंसर लिखने के लिए आप लोग क्या लिखोगे? एग्जैक्टली आप लोग बोल सकते हो आंसर आप सो 250 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जैसे मैंने बोला कि वाटर एग्जिस्ट इन गैस फेज। ठीक है, बट एट 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट आर प्रेजेंट। जैसा कि मैंने बोला ये दोनों प्रेजेंट होंगे, वेपर फेस भी प्रेजेंट होगा और गैस फेस भी दैट इज लिक्विड फेस भी प्रेजेंट होगा। इस सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से लिखोगे एट 250 डिग्री सेल्सियस वेपर फेस विल एग्जिस्ट, दैट इज वाटर विल एग्जिस्ट इन द गैस फेस। ठीक है, और सेकंड 100 डिग्री सेल्सियस बोथ गैस एंड लिक्विड फेस विल कोएग्जिस्ट, दोनों एग्जिस्ट करते हैं उस केस में। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेंपरेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। किसी भी सब्सटेंस के लिए जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग द चेंज। जब स्टेट चेंज करती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। क्यों? इसमें बेटा यूज होता है लेटेंट हीट का कंसेप्ट, क्योंकि द अमाउंट ऑफ हीट जो है वो फिक्स होती है। उस टेम्परेचर के ऊपर जो अमाउंट ऑफ हीट
पर सब्सटेंस गेन कर रहा है चेंज ऑफ स्टेट के लिए वो कांस्टेंट होगी। अगर लेटेंट हीट उस पर्टिकुलर केस में कांस्टेंट है तो अल्टीमेटली उससे कॉरस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट ही रहेगा। जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो कहने का मतलब ये है कि 100 डिग्री सेल्सियस के उस ऊपर उसको वो 353 किलो जूल पर किलोग्राम हीट जो है, जो लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन होती है, कितनी थी वो कल हमने डिस्कस की थी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी 335 थी फ्यूजन, और इवेपोरेशन के केस में 226 किलो जूल होती है, 226 किलो जूल पर किलोग्राम। तो 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 226 किलो जूल पर मोल जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। अगर आप उससे आगे टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो हीट गेन नहीं करेगा सिस्टम, क्योंकि इवेपोरेशन के लिए वो चाहिए 226 ही चाहिए। उसके बाद जो आप हीट दोगे वो क्या करेगी, रिमूव आउट हो जाएगी। यही कारण है कि वहां पे जो टेम्परेचर स्केल शो करता है रीडिंग वो कांस्टेंट ही रहती है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप यहाँ पे अगर इसका रीजन एग्जैक्टली आपने लिखना है तो आप लिख सकते हो कि once the change of state of substance begins or starts, the energy which is now supplied is being used up as a latent heat. अब जो एनर्जी सप्लाई हो रही है वो यूज की जा रही है एज लेटेंट हीट, एंड लेटेंट हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड। वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। इट मींस दैट इट डज नॉट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी of the particles and is used up only to overcome the interparticle forces of attractions। समझ रहे हो, कहने का मतलब ये है कि अब जो हीट आप दोगे वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज नहीं करेगी, वो होगी मैक्सिमाइज जितनी होनी है। अब सिर्फ जो इंटरपार्टिकल फोर्सेस है वो ब्रेक करने में ही एनर्जी यूटिलाइज होती है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज सेड दैट द टेम्परेचर बिकम्स कांस्टेंट एट दिस स्टेज। यानी मेन फिनोमेना किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लेटेंट हीट के ऊपर। किसके ऊपर, लेटेंट हीट। क्लियर बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। वेरी वेरी सिंपल, आपने लिक्विफाई करना है एटमॉस्फेरिक गैस को। कैसे, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर कंडीशन, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर कंडीशन इज द you can say necessary conditions for liquefying atmospheric gases। लग गया बेटा, हो जाएगा, ये है सारे का सारा आपके पास। so this is all about change of state of matters। ठीक, now हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड सम कांसेप्ट्स रिलेटेड टू इवेपोरेशन। ठीक है बेटा, फैक्टर्स वगैरह डिस्कस कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन होंगे। ठीक, ये आ जाएगा आपके पास, और ये आपका लास्ट टॉपिक है बेटा। मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आपकी बनेगी वो लास्ट टॉपिक होगा, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है बेटो, सो बेटा ध्यान से पढ़ लेना है, डिटेल स्टडी जरूरी है। एनसीईआरटी बुक से आपने एक बार गेट थ्रू हो जाना है थॉरली, बाकी कोई बुक वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। फिलहाल आप लोग ये वीडियो लेक्चर सुनते रहो और साइड बाय साइड आप लोग एनसीईआरटी बुक को रीड आउट करते रहिए। वहां से कोई प्रॉब्लम इशू आती है तो पूछ लेनी है, अदरवाइज हम लोग ये एक्सप्लेन कर ही रहे हैं ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड बेटा, एंड स्टे हैप्पी, बाय बाय।